चोट पर मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। क्या हुआ जब जिंदगी पर सचमुच का पहाड़ टूट पड़ा? झारखंड में टेम्पो की टक्कर से हुई जज की मौत के बाद यूपी में एक जज के साथ सड़क पर क्या हुआ? क्या अब पीके यानी प्रशांत किशोर बनेंगे कांग्रेस के सारथी? राजस्थान में हाईकमान ने कितने मंत्रियों को छुट्टी तय कर दी? कोरोना के नाम पर केरल में ये क्या हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है? और बॉक्सर मैरी कॉम मैच से पहले हुई किस घटना के बारे में बताकर रोने लगी? ये सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। पहाड़ी इलाकों में मानसून के मौसम में तबाही जारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं के बाद सैलानियों से लेकर स्थानीय लोग जगह जगह फंस गए हैं। वहीं 2 दिन पहले किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हुई तबाही की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। तबाही के बाद मौके पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने भी पाया कि हादसे के बाद से अभी तक कई लोग लापता हैं, जिनके लिए वायुसेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आसमान से बरसती आफत का ऐसा मंजर आपने शायद ही पहले देखा। चकनाचूर होते पहाड़ के बीच में एक पतली सी जो लाइन दिख रही है, दरअसल वो हाईवे है। पूरा का पूरा हाईवे टूटकर बिखरते पहाड़ में समा गया। हिमाचल में आसमान से बारिश के रूप में जो आफत बरस रही है, उसने राज्य में भारी तबाही मचाई है। सिरमौर की घटना ने तो लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सैकड़ों लोगों ने इस भयानक मंजर को देखा और कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। देखते ही देखते आंखों के सामने कुछ ही सेकंड में इतना लंबा चौड़ा हाईवे मिट्टी में दफन हो गया। हिमाचल से कश्मीर तक तबाही की ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। किश्तवाड़ के बादल फटने के जिस कहर ने 9 लोगों की जान ले ली, उसके 2 दिन बीत जाने के बावजूद 30 लोगों के लापता होने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बादल फटने के बाद अब कहीं हाहाकारी पानी बह रहा है तो कहीं बड़े बड़े तबाही के पत्थर बिखरे पड़े। कुदरत के इस कहर का लोग गुस्सा निकालें तो किस पर? सो प्रशासन की मदद को नाकाफी बताने वाले लोग अब सरकार से मदद की अपील करते नजर आए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हम यहाँ बैठने के काबिल है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो हम तो कहीं हमें ले जाए, अगर नहीं तो हम इसी नाले में बैठेंगे। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कहीं घर पानी की तेज धार में बह गए, बड़े बड़े पत्थरों से टूट गए तो कहीं मलबों में दब गए। लेकिन 2 दिन पहले जब बादल फटे थे, तब जिस तरह अचानक तबाही की बाढ़ आई थी, उसकी तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली हैं। मौके पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने पाया कि खराब मौसम के बावजूद वायुसेना ने किश्तवाड़ में 3 हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव और राहत सामग्री भिजवाई। इतना ही नहीं, घायल लोगों को भी वायुसेना ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में एक जगह की तबाही से अभी लोग उबर भी नहीं पाए कि कुपवाड़ के खुमरियाल में भारी बारिश आफत बनकर टूट पड़ी। भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए और प्रशासन के साथ ही स्थानीय लोग पानी निकालने की कोशिश करते दिखे। भारी बारिश की वजह से एक पुल को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आ गईं। बादल फटने और भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर जैसा हाल हिमाचल प्रदेश का भी बना हुआ है, जहां अचानक जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं। सिरमौर के पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे पर बरवास के पास पहाड़ का ही एक हिस्सा जमीन पर गिर गया। इसकी ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पहाड़ के दरकने के बाद जमीन खिसकने लगी तो लोग भागकर जान बचाते नजर आए। इस घटना की वजह से हाईवे पर लंबा जैम लग गया और सैकड़ों लोग फंस गए। बताया गया कि पांवटा शिलाई पर सड़क बनाने का काम भी चल रहा है और इस निर्माण कार्य को भी पहाड़ के खिसकने की वजह माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मंडी में भारी बारिश की वजह से एक दीवार ढहकर एक पार्किंग की छत पर गिर गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ऐसी ही तस्वीर बंगाल के कलिम्पोंग से आई, जहां जमीन खिसकने की वजह से सिलीगुड़ी सिक्किम नेशनल हाईवे बंद हो गया। तस्वीरों में भी पहाड़ का एक हिस्सा गिरता दिखा, जिसके बाद बंद सड़क को खोलने के लिए मशीनों की मदद ली जाती दिखी। मॉनसून के महीने में देश के बड़े हिस्से का बाढ़ से प्रभावित होना आम है, लेकिन इस बार पहाड़ी इलाके में बादल फटने की घटनाएं बीते कुछ साल से ज्यादा हो रही हैं। यही नहीं, पहाड़ों के टूटकर गिरने के मामले भी अचानक बढ़ गए।
कुदरत अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जिसे शायद हम सुनने को तैयार नहीं है। मौसम की मार से पहाड़ों के इस बदलते रवैये की वजह जानना जरूरी है। और धनबाद में संदिग्ध सड़क हादसे में जज की सड़क पर मौत के ठीक एक दिन बाद यूपी के कौशाम्बी में एक जज के साथ सरेआम हादसा हो गया। एक कार ने एडीजी की कार को टक्कर मार दी। हादसे में एडीजी और उनके गनर घायल हो गए। एडीजी ने इस मामले में उनकी हत्या की कोशिश की आशंका जताकर केस दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ये तय करेगा कि निचली अदालतों में तैनात जज किसी बिना डर के काम कर सकते। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत की झकझोर देने वाली खबर से लोग उबरे भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जो कुछ हुआ उससे सनसनी फैल गई। बताया गया कि प्रयागराज से लौटते वक्त फतेजपुर के पॉक्सो कोर्ट में तैनात एडीजे अहमद खान की गाड़ी को एक इनोवा कार ने टक्कर मार दी। यह हादसा कोखराज के पास हुआ। हादसे में एडीजे अहमद खान और उनका गनर घायल हो गया। जिस कार ने एडीजे की गाड़ी को टक्कर मारी उसका ड्राइवर भी घायल हो गया। इस हादसे के बाद एडीजे अहमद खान ने हत्या की कोशिश का अंदेशा जताते हुए कोखराज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बताया गया कि जिस वक्त एडीजे खान बरेली में तैनात थे उस वक्त उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोखराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि पुलिस ने अब तक की जांच के आधार पर इसे सड़क पर दो वाहनों की टक्कर का मामला ही बताया है। इनके गाड़ी में टक्कर हो गया जिससे उनकी कुछ गाड़ी डैमेज, पिछला पोर्शन कुछ डैमेज हो गया था और राइट साइड का, गेट साइड का। तो पहले जज साहब ने उससे कुछ बनवाने की बात कही, पैसे लेन देन की, और बाद में जो है उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं गाड़ी बनवा दूंगा, बात नहीं बनी। तो जज साहब उसी चौराहे से जो एक एप्लीकेशन लिख करके कि इन्होंने जान से मारने की नीयत से जो है मेरे ऊपर गाड़ी से टक्कर की मारा। पहली नजर में पुलिस इसे तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा मान रही है, लेकिन इस मामले की जांच अभी जारी है। क्योंकि एक दिन पहले ही धनबाद में सड़क पर ही एक जज की मौत हो गई और हादसे की तस्वीरें किसी साजिश की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दी। इसलिए इस मामले में जबरदस्त हलचलें शुरू हो गई। धनबाद मामले में सियासत तो हो ही रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद से ही संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों में कानून व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि वो अदालत के बाहर और अदालत परिसर के अंदर जजों की सुरक्षा को लेकर मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट यह निश्चित करेगा कि निचली अदालत में जज बिना किसी भय के काम कर पाएं। जस्टिस रमणा ने कहा कि देश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां निचली अदालतों में जज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की चिंता को बेवजह नहीं कहा जा सकता। धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक ऑटो सुबह की सैर के लिए निकले जज को ठोकर मारकर भागता दिखता है। इस तस्वीर से सड़क के किनारे चल रहे जज को पीछे से निशाना बनाया जाने का शक तो होता ही है, लेकिन अब इसमें साजिश का एक और सुराग दिखा है। जज को ऑटो के टक्कर मारने से ठीक पहले सड़क की दूसरी तरफ से एक बाइक सवार गुजरता दिखा, जो चलती बाइक से दूर से ही सिर घुमाकर जज की तरफ देखता नजर आया। हेलमेट पहना यह शख्स कुछ देर बाद सड़क के उस तरफ पहुंचा जिधर से ऑटो जज की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही ऑटो जज को टक्कर मारकर भागा, सीसीटीवी कैमरे में ये बाइक सवार भी कैद हो गया। ये बाइक सवार हादसे को देखने के बावजूद न तो घायल जज की मदद के लिए रुका और न ही इसने ऑटो वाले को ही पकड़ने की कोशिश की। जज उत्तम आनंद जहां गिरे थे उससे आगे बढ़ने के बाद यह शख्स सिर घुमाकर उनकी तरफ देखता नजर आया। सवाल उठता है कि क्या ये बाइक वाला भी इस पूरी साजिश में शामिल था? पुलिस ने अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि चोरी का ऑटो और उस पर वाकये के वक्त मौजूद दो लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता रही। डिफरेंट बिंदुओं पर अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। कोई भी ऐसा ठोस चीज आएगा अनुसंधान के क्रम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जज उत्तम आनंद की मौत से उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार वालों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग तो की ही है, साथ ही इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। सीबीआई जांच को वो जो है सो चीफ जस्टिस जो है सो अपने खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वही जो है सो जो भी करेंगे मैं उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ। जज की मौत का ये मामला सामने आया तो कई तरह की हलचल दिखी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। मामले के तूल पकड़ते ही राज्य सरकार ने भी जांच के लिए एसआईटी बना दी। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी फोन कर पूरे मामले की जानकारी ली। झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने भी आज काम का बहिष्कार किया। जाहिर है
इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार निशाने पर आ गई है। मौका मिला तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और झारखंड सरकार के खिलाफ धनबाद में प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि वीआईपी इलाके में हादसे के बावजूद 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक कोई घायल जज को देखने तक नहीं पहुंचा। कि वो ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस को पेट्रोलिंग करना चाहिए। इसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पहले से कोई प्री प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया है, और इसलिए आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने भी या सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद जो बातें सामने आई, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर पूरे मामले को जांच किया। हम सब लोगों ने भी कहा है कि भाई इसकी तो जांच सीबीआई से होनी चाहिए। धनबाद में जज की मौत हत्या है या हादसा, इसका पता तो जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। लेकिन इस मामले ने राज्य के कानून व्यवस्था की पोल तो खोल ही दी। जिस इलाके में जजों के घर हैं, वहां पुलिस के ऐसे लचर इंतजाम पर यकीन करना मुश्किल है। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। जज बिना डरे फैसला सुना सके, इसके लिए ऐसे मामलों में सही जांच और सख्त कार्रवाई की जरूरत तो है ही। उत्तम आनंद जिस तरह के मामलों की सुनवाई कर रहे थे, उसके बाद उनकी सुरक्षा में कोताही भविष्य के लिए सबक है। क्या कांग्रेस में रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस में पीके यानी प्रशांत किशोर को बतौर रणनीतिकार लाने की भूमिका तैयार कर ली है? क्या पीके अब इलेक्शन मैनेजमेंट के बजाय कांग्रेस संगठन के रणनीतिकार बनकर पार्टी के सियासी नैया पार लगाएंगे? न्यूज 18 को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक ये एक्सक्लूसिव खबर है कि राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस का सारथी बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके कांग्रेस अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष भले ही न तय कर सकी हो, लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पीके को पार्टी में शामिल करने पर अपने नेताओं से रायशुमारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 2 बड़ी बैठकों में नेताओं का मन टटोला। कांग्रेस पीके के रिवाइवल प्लान पर भी चर्चा कर रही है। पिछले 1 हफ्ते में राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर से 3-4 मुलाकातें की हैं। इसलिए पीके और कांग्रेस के सामने कुछ अहम सवाल हैं। क्या पीके अब राहुल गांधी के लिए रणनीति बनाएंगे? क्या पीके डूबती हुई कांग्रेस को पाल लगाने का फॉर्मूला तैयार करेंगे? प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी के नेताओं की राय बटी हुई है। कुछ नेता उन्हें ओवररेटेड चुनावी रणनीतिकार कहते हैं, तो कुछ पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत के बाद प्रशांत किशोर का स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम करते हैं, यानी पार्टी के ढांचे में बदलाव से लेकर टिकट बंटवारे तक का फैसला करते हैं, क्या वो कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में पुराने नेताओं को स्वीकार्य होगा? राहुल गांधी प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सकारात्मक है, लेकिन सवाल यह है कि अपने पुराने दौर को वापस पाने के लिए छटपटा रही कांग्रेस का कायाकल्प क्या वो कर पाएंगे? कांग्रेस में प्रशांत किशोर को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अब पीके नेता के अवतार में नजर आ सकते हैं। इसलिए पीके और गांधी परिवार के बीच मुलाकातों से इन कयासों को बल मिला है कि वो जल्द ही कांग्रेस के साथ बिल्कुल नई सियासी भूमिका में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ मीटिंग के बाद कांग्रेस में उनकी भूमिका को लेकर राहुल ने अपने नेताओं से सलाह मांगी है। माना जा रहा है कि पीके को कांग्रेस में लाने के लिए राहुल गांधी मन बना चुके हैं। खबर है कि पीके ने अपने रिवाइवल प्लान में पार्टी के ढांचे में बदलाव की जरूरत बताई है। साथ ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ अभी से रणनीतिक और मधुर संबंध बनाने की सलाह दी है। यानी कांग्रेस 2022 के यूपी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीके की दिखाई सियासी राह पर चलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर संगठन में बड़े बदलाव से लेकर क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने के लिए खास प्लानिंग को अमल में ला सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अचानक इतने बड़े फैसले के लिए खुद को कैसे तैयार करेगी और कांग्रेस के पुराने नेता प्रशांत किशोर के साथ खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका देने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि गहलोत गुट के कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने खुद मीडिया के सामने कहा है कि कुछ लोगों को सरकार से बाहर निकालकर संगठन में लाया जाएगा। हालांकि माकन का दावा है कि कुछ मंत्रियों ने खुद ही संगठन में काम करने की इच्छा जताई है, लेकिन इसके पीछे पायलट गुट का प्रेशर और हाईकमान से मिले निर्देश बताए जा रहे हैं।
गहलोत सरकार के कई मंत्री अगर खुद संगठन में काम करने की इच्छा जता रहे हैं तो सवाल ये है कि अब तक उन्हें सरकार से निकालकर संगठन में भूमिका क्यों नहीं दी गई। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के साथ मंथन के बाद इशारों में जो कहा उसमें काफी कुछ छिपा गए। आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारे संगठन के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि सरकारी ओहदों को भी छोड़ करके संगठन के लिए काम करने के लिए आतुर हैं। बात इतनी सीधी नहीं है जितनी वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच चल रहे घमासान को रोकने के लिए माकन ने 3 दिनों तक जयपुर में डेरा डाला। उसके बाद वो मीडिया के सामने आए और ये इशारा कर दिया कि कई मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे ये बहुत सामान्य सी बात हो। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में माकन की मैराथन बैठकों के दौर से जो कुछ सामने आया उसे लेकर सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल तय है। इसके अलावा गहलोत गुट के कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। कुछ मंत्रियों को सरकार से बाहर करके संगठन का काम सौंपा जा सकता है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की रणनीति बनी है। 2023 में कांग्रेस को फिर सत्ता में लाने के लिए गुटबाजी खत्म करने पर जोर दिया गया। राजस्थान में अजय माकन के 3 दिनों के मंथन के बाद जो सियासी तस्वीर सामने आई है वो काफी दिलचस्प है। माकन को मिले फीडबैक के मुताबिक संगठन और सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकते हैं। हालांकि खुद माकन कह चुके हैं कि कुछ मंत्रियों ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है, लेकिन हकीकत यह है कि विधायकों से मिले फीडबैक के बाद कई मंत्रियों की छुट्टी तय है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गहलोत के कई करीबी मंत्रियों की शिकायतें मिलने के बाद अब उन्हें सरकार से हटाकर संगठन में भेजा जाएगा। वहीं उनकी जगह पर पायलट के करीबियों को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस का समर्थन करने वाले सभी विधायकों से रायशुमारी के बाद माकन ने जो रिपोर्ट तैयार की उस पर दिल्ली में हाईकमान की मुहर लगनी बाकी है। लेकिन जब अजय माकन से इस बारे में पूछा गया कि राजस्थान में सरकार और संगठन में होने वाले बदलाव को लेकर दिल्ली में क्या फैसला होगा तो उन्होंने दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। मैं ही दिल्ली हूँ। माकन की मुस्कुराहट के पीछे का सच ये है कि पायलट के प्रेशर में जब हाईकमान ने उन्हें जयपुर भेजा तो बदलाव को लेकर तमाम चीजें शायद पहले ही तय हो चुकी थी। बहरहाल राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की जंग को लेकर सियासी हलचल अभी भी बरकरार है। सब बढ़िया निकला है, आगे की रणनीति बनी। मंत्रिमंडल में फेरबदल तय हो गया। माकन जी ने जैसे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए ये तो अंदर तो कोई इस तरह की बात हुई नहीं, पर बाहर जो उन्होंने बात की तो आपके सामने ही है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या बड़ा फेरबदल होना चाहिए? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब देखिए ये तो आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह अपना स्टैंड लेते हैं। जनता त्रस्त होगी इस खेमेबाजी से और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए। इस रायशुमारी से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ये कुशासन की प्रतीक बन गई है वर्तमान राजस्थान सरकार। कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर गहलोत और पायलट में जारी सियासी संग्राम भले ही कुछ दिनों के लिए थम गया है, लेकिन आशंका है कि असली घमासान फेरबदल के बाद होगा, क्योंकि तब सत्ता और संगठन दोनों जगह पायलट गुट का पलड़ा भारी हो सकता है। खबर है कि सचिन पायलट इस बार किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, इसलिए वो मुख्यमंत्री गहलोत की डिनर पार्टी में भी शामिल नहीं हुए, बल्कि दिल्ली में बैठकर राजस्थान में हो रही हलचल पर नजर रख रहे थे। ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान में जिस बड़े फेरबदल की बात चल रही है उसमें पायलट गुट के लोगों को सरकार और संगठन दोनों जगह पर अहमियत मिलेगी। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट मिलने लगी है? देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और अब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी इसमें शामिल हो गया है। एक तरफ आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये तीसरी लहर के कहर की शुरुआत तो नहीं है। क्या कोरोना महामारी भी सियासत का विषय हो सकती है? केरल को लेकर तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या सबके लिए चिंता का सबब है। उसमें भी कोरोना मरीजों के मामले में केरल सबसे आगे है। इस मामले में केरल सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद एलामरम करीम ने हैरान करने वाली दलील दी है।
वो कहते हैं कि राज्य में टेस्टिंग सही तरीके से हो रही है, इसलिए मरीज ज्यादा आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कोरोना के नाम पर केरल के साथ सियासत करने का आरोप भी लगा दिया। Nothing to worry. Kerala is in a better position. They are testing number has increased, so the positivity rate may be increased. But for the treatment and everything, Kerala is ready. There is no panic situation. People are very satisfied with. एलामरम करीम ने कोरोना के मुद्दे पर केरल के साथ सियासत का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि हाल ही में बीजेपी केरल के ईद पर छूट दिए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर चुकी है और दावा कर चुकी है कि उसी की वजह से राज्य में मरीज बढ़े हैं। केंद्र सरकार भी केरल के हालात पर चिंता जताते हुए दावा कर चुकी है कि देश में जितने मरीज सामने आ रहे हैं उसमें से 50% मरीज सिर्फ केरल से ही हैं। केरल में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 22,064 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ केरल में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,040 हो गई है, जो पूरे देश में आज भी सबसे ज्यादा है। कुछ राज्यों में कोरोना के केसेस का बढ़ना निश्चित तौर से न केवल केरल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात कही है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो हम इसे मानवीय मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ें और इसमें जो है वो सियासत की जरूरत नहीं है। केरल पर निशाना साधने में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक भी पीछे नहीं है। केरला में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा है, नए केसेस बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके के वायरस मिल रहे हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की तरफ से 6 सदस्य मंडल जा रहा है। निश्चित रूप से जांच करके कैसे परिस्थिति को नियंत्रित किया जाए उस पर विचार होगा। महाराष्ट्र के मंत्री का केरल पर बयान इसलिए भी सियासत से जुड़ गया क्योंकि केरल के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है, जहां बीते 24 घंटे में 7,242 केस एक दिन में सामने आए। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने केरल पर ही निशाना साधा, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के बावजूद पाबंदियां हटाने का काम जारी है। केरल में जिस तरह से रोजाना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तीसरी लहर की शुरुआत केरल से तो नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि केंद्र की तरफ से एक 6 सदस्यों वाली टीम केरल भेजी जा रही है। लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर सियासत भी जारी है। पहले बीजेपी ने केरल सरकार पर ईद में छूट को लेकर निशाना साधा, उसके बाद केरल से ही सांसद ने राज्य सरकार के साथ सियासत करने का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोरोना से जंग जरूरी है या फिर सियासत। केरल में कोरोना को गंभीर होते देख वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके राज्य के लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। केरल में कोरोना के केस बढ़ना चिंता पैदा करने वाला है। मैं राज्य के अपने भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें, कृपया सुरक्षित रहें। तमिलनाडु में 69 दिनों के बाद नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते दिन यहां कुल 1,859 नए केस सामने आए, जबकि इससे पहले 1,700 के करीब मामले सामने आए थे। वहीं कर्नाटक में करीब 20 दिन के बाद एक बार फिर नए मामलों की संख्या 2,000 को पार कर गई। एक दिन के मुकाबले कर्नाटक में 34% मामले बढ़े हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,107 नए मरीज सामने आए हैं। केरल में पिछले दिनों कोरोना गाइडलाइंस तोड़कर कई जगहों पर भीड़ नजर आ रही थी, इसलिए मौजूदा कोरोना विस्फोट उसी का नतीजा हो सकता है। इस मामले में अब सियासत के बजाय संयम की जरूरत है। केरल समेत उन राज्यों ने जनता और सरकार की फिक्र बढ़ा दी जहां मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये इसलिए भी ज्यादा है, चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरी लहर अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। राज्य सरकारों को चाहिए कि इस बेहद गंभीर मामले में सियासत की बजाय समाधान पर ध्यान दें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी डंके की चोट पर बाकी खबरें जल्द देखेंगे आप।